हाँ तो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साईफाई ऑर्बिट में। हम चैप्टर नंबर 10 जो प्रकाश है वो अपन कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने प्रकाश से संबंधित कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन परावर्तन के बारे में और परावर्तन के नियम के बारे में हमने पढ़ा था। तो प्रकाश के सीरीज का अगला अपन क्लास शुरू करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपन अगले टॉपिक की। हाँ तो साथियों, अपन लेते हैं अगला टॉपिक अपना गोलीय दर्पण। इससे पहले अपन ने समतल दर्पण के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो अब अपन लेते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण यानी दर्पण, ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ जो होता है वो या तो अंदर की तरफ होता है या फिर बाहर की तरफ वक्रित होता है, उभरा हुआ होता है, या अंदर की तरफ ऐसे धंसा हुआ होता है, ठीक है ना। जो सरफेस होता है, जो परावर्तक पृष्ठ अपन परावर्तन के लिए काम में लेते हैं, वो ऐसे वक्रित होता है, गोल होता है, ठीक है, या तो अंदर की तरफ या बाहर की तरफ। तो ऐसे दर्पण क्या कहलाते हैं? गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण में जो परावर्तक पृष्ठ होता है, जो भाग अपन परावर्तन के लिए काम में लेते हैं, वो अंदर की तरफ होता है, ठीक है। ऐसे अवतल, ऐसे अंदर, ऐसे अपन याद रख लेंगे। और जो पॉलिश वाली जो सरफेस होती है वो बाहर की तरफ होती है। सेम उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर में जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो उभरा हुआ होता है, बाहर की तरफ होता है, और जो पॉलिश होती है वो अंदर की तरफ होती है, ठीक है। तो ये थे गोलीय दर्पण। एक बार फिर से देख लेते हैं कि गोलीय दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ से गोलीय होता है, अंदर या बाहर की तरफ होता है, ये दो प्रकार के होते हैं। कॉनकेव मिरर अवतल दर्पण और कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण, ठीक है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उतार सकते हो। हाँ तो दोस्तों, अगला टॉपिक अपन लेते हैं दर्पण से संबंधित प्रमुख शब्दावली। जो मेन फंडामेंटल होता है, इसके प्रमुख जो शब्द यूज में लिए जाते हैं उनके बारे में अपन एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला अपन लेते हैं ध्रुव, या अंग्रेजी में इसको बोलते हैं पोल, ठीक है। पोल क्या होता है? दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का केंद्र बिंदु जो मुख्य अक्ष पर स्थित हो, ध्रुव कहलाता है। देखिए ये है अपना दर्पण, ठीक है। दर्पण का जितना भाग अपन काम में लेते हैं, ये उत्तल या अवतल कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। तो जितना भाग अपन काम में लेते हैं परावर्तन के लिए, उस भाग को बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ, ठीक है। और इस परावर्तक पृष्ठ का जो केंद्र बिंदु होता है, जो बीच का, जो मध्य का बिंदु होता है, इसे अपन कहते हैं पोल, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? पोल या ध्रुव। तो जो दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है उसका केंद्र बिंदु या मध्य भाग क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है, ठीक है। इसे P से लिखा जाता है, P से दर्शाया जाता है, ठीक है। अगला है वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो वक्रता केंद्र क्या होता है कि दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे C से लिखा जाता है। अब देखिए पृष्ठ होता है गोले का, दर्पण का परावर्तक पृष्ठ होता है, ये किसी न किसी गोले का भाग होता है, यानी इसको एक गोले में से निकाला जाता है, ठीक है, गोले में से काटा जाता है। तो ये गोला होता है, इस गोले का कहीं ना कहीं केंद्र बिंदु होता है, हमें पता है, ठीक है। तो गोले का जो केंद्र होता है वही इस दर्पण का क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र। क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र। और इसको C से लिखा जाता है, ठीक है। हो गया ध्रुव, हो गया वक्रता केंद्र, हो गया। अब आता है त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। तो वही बात है कि त्रिज्या में पता है कि जो गोला होता है, इस गोले की केंद्र से उसकी परिधि तक जो मिलाने वाली रेखा होती है उसको त्रिज्या बोलते हैं। तो वही बात है कि दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है ये भी एक गोले का भाग है, और इस गोले की त्रिज्या ही क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको किससे लिखा जाता है? R से लिखा जाता है, ठीक है।
और आगे अब मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। तो मुख्य अक्ष क्या होती है कि ये होता है P, ये होता है C, यानी ध्रुव और ये वक्रता केंद्र। तो इससे होकर गुजरने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है, काल्पनिक रेखा, इसी को क्या कहा जाता है, मुख्य अक्ष। ठीक है, यानी ऐसी रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरती है, ये काल्पनिक रेखा होती है, इसको क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। तो अपन ने ध्रुव और वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या और मुख्य अक्ष के बारे में पढ़ा। अब इसको आप उतार सकते हो, अपन आगे इसके बारे में 2-4 और है वो भी देखेंगे। चलिए, हाँ तो चलो दोस्तों अपन आगे अब बढ़ते हैं। अगली जो परिभाषा है वो मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या होता है, ये पूछा भी जाता है परीक्षा के अंदर। ठीक है, थोड़ा इम्पोर्टेंट, ध्यान से सुन लेना। क्या कह रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी बिंदु को क्या कहा जाता है, मुख्य फोकस। क्या कहा जाता है, मुख्य फोकस। देखिए क्या कह रहा है, ये दोनों के लिए अलग अलग होता है। अभी पहले अपन अवतल दर्पण के लिए देखते हैं। ठीक है, ये इसका P, ये हमने देखा मुख्य अक्ष, और यहाँ पे मान लेते हैं C है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है अपनी, मुख्य अक्ष, इसके समांतर ये प्रकाश की किरण आ रही है। ठीक है, एक नीचे से भी आ रही है, समांतर है दोनों। ठीक है, तो मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है, उसी बिंदु को क्या कहा जाता है, मुख्य फोकस। ठीक है, ये अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण में ये जो प्रकाश की किरणें वास्तविक रूप से मुख्य फोकस पर मिलती है। आगे देखिए उत्तल दर्पण के लिए, ये उत्तल दर्पण है। हमें पता है इसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो बाहर की तरफ होता है और अंदर की तरफ क्या होती है, पॉलिश होती है। ये P हो गया। ठीक है, ये इसका C इधर होता है क्योंकि इसका जो गोला है वो ऐसे बनेगा। ठीक है, ये मुख्य अक्ष। और एक चीज़ और होता है कि जो प्रकाश की किरणें होती है वो हमेशा बाएं तरफ से ही आपतित होती है। तो अपन देखते हैं इस मुख्य अक्ष के समांतर ये प्रकाश की किरण आई, एक नीचे से भी अपन ला रहे हैं। ठीक है, ये आपतित किरणें। और जो उत्तल दर्पण होता है वो प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है, परावर्तन के पश्चात फैला देता है। ठीक है, तो ये इस तरफ तो कभी मिलेगी नहीं, तो क्या करेंगे अपन, इनको अगर पीछे बढ़ाएंगे ना तो हमें लगेगा कि ये काल्पनिक रूप से पीछे की तरफ मिल रही है, और जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसी बिंदु को क्या कहते हैं, मुख्य फोकस। क्या कहा जाता है, मुख्य फोकस। ठीक है, तो अवतल दर्पण के लिए मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसी बिंदु को अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, और जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहा जाता है। ठीक है, ये था मुख्य फोकस, और इसको कैपिटल F से लिखा जाता है। इसके बाद में फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होता है अभी, ये फोकस दूरी जो मुख्य फोकस है और ध्रुव है, मुख्य फोकस ये और ये ध्रुव है, इसके बीच की ये जो दूरी होती है इसको फोकस दूरी कहा जाता है। ठीक है, इसको स्मॉल f से लिखा जाता है। मुख्य फोकस को कैपिटल F से और फोकस दूरी को स्मॉल f से लिखा जाता है। और इसके बाद में आता है द्वारक। अंतिम जो अपनी शब्दावली है द्वारक। द्वारक क्या होता है कि दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास। ये है दर्पण का परावर्तक पृष्ठ है। ठीक है, इसकी जो ये वृत्ताकार सीमा रेखा है इसका व्यास क्या कहलाता है, द्वारक। तो ये जो रेखा होती है इसी रेखा को क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है उसकी वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास ही क्या कहलाता है, द्वारक कहलाता है। ठीक है दोस्तों,
तो ये था कुछ दर्पण से संबंधित शब्दावली। इसमें अपन ने ध्रुव के बारे में, वक्रता केंद्र के बारे में, वक्रता त्रिज्या के बारे में, मुख्य फोकस के बारे में, मुख्य अक्ष के बारे में, फोकस दूरी के बारे में और द्वारक के बारे में पढ़ा था। तो ये इसकी शब्दावलियाँ कंप्लीट होती है। आगे अपन जो प्रतिबिंब निर्माण के नियम है वो पढ़ेंगे, तो इसको आप उतार सकते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के कुछ नियम है, 4 नियम है। तो अपन एक एक नियम लेते हैं, ठीक है। तो पहला नियम क्या कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजर जाते हैं। ये अपन ने पढ़ा था मुख्य फोकस की परिभाषा के अंदर। चलो देखते हैं अपन दोनों दर्पण के लिए। ये अपना अवतल दर्पण है, ठीक है। ये इसका ध्रुव होता है, ये है मुख्य अक्ष। ये होता है C, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की, यहाँ से अपन इस मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरणें ला रहे हैं, ये दर्पण से परावर्तित होकर कहाँ से निकलेगी, मुख्य फोकस से निकल जाती है, ठीक है। तो ये पहला नियम अपन जब प्रतिबिंब बनाएंगे ना, तो उसमें पहला नियम यही आएगा कि जो मुख्य अक्ष के समांतर अपन अनंत से जो प्रकाश किरणें लाएंगे तो वो कहाँ से निकलेगी, मुख्य फोकस से, ठीक है। ये अवतल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण की बात करें अपन, तो हमें पता है उत्तल दर्पण में जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो ऊपर की तरफ होता है। ये इसका P है, ये मुख्य अक्ष है, ठीक है। ये होता है इसका C, सेंटर। तो इसमें क्या होगा भैया, इसमें वही बात कि इस मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरण अपन लाएंगे, ठीक है, तो हमें पता है ये यहाँ से निकल जाएगी, आगे तो मिलेगी नहीं, तो ये पीछे की तरफ यहाँ F से ऐसे लगता है कि मिल रही है, ठीक है, मिलती हुई प्रतीत होती है। तो कहने का मतलब क्या होता है कि जो प्रकाश की किरणें अपन लाएंगे, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, जो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें लाएंगे वो हमेशा मुख्य फोकस से होकर ही गुजरेगी, ठीक है। ये पहला नियम है। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम जस्ट इसका अपोजिट है। क्या कह रहा है कि मुख्य फोकस से होकर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखो इसमें मुख्य अक्ष के समांतर आ रही थी और फोकस से होकर जा रही थी, इसमें मुख्य फोकस से आ रही है और मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखिए ये अपना अवतल दर्पण, ये ध्रुव है, ये मुख्य फोकस है, ये हो गया वक्रता केंद्र C। अब क्या कह रहा है, ये मान लेते हैं F है मुख्य फोकस। क्या कह रहा है, मुख्य फोकस से होकर आने वाली प्रकाश की किरणें। तो एक किरण अपन इस ऊपर से लाते हैं मुख्य फोकस से होकर, ठीक है, और एक किरण लाते हैं अपन यहाँ से। देखो दोनों जो किरणें हैं वो मुख्य फोकस से ही आ रही है। तो क्या कह रहा है कि परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, इस मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, इस मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखो पहले वाले में क्या था, ये समांतर आ रही थी और फोकस से होकर जा रही थी। इस बार क्या होगा कि फोकस से होकर आ रही है और मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, ठीक है। सेम इधर उत्तल दर्पण की बात करेंगे अपन। ये मुख्य अक्ष है, ये C है, यहाँ पे मान लेते हैं F है, ठीक है, ये मुख्य अक्ष है। अब क्या कह रहा है कि इसमें अब यहाँ से तो अपन निकालेंगे नहीं, ठीक है। तो एक किरण अपन ला रहे हैं कि मान लो ये यहाँ पे जाएगी, ये किरण ला रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं ये पीछे मुख्य फोकस से जा रही है, ठीक। तो क्या होगा कि दर्पण से टकराएगी और परावर्तित होकर इस मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। सेम इधर से अपन देखते हैं कि यहाँ से अपन लाएंगे मुख्य फोकस से, तो ऐसे करके किरण आएगी, ठीक है, यहाँ पे परावर्तित होगी और परावर्तन के पश्चात इस मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये थे 2 नियम। पहला नियम,
मुख्य अक्ष के समांतर आ रही थी और फोकस से होकर जा रही थी। दूसरे नियम में मुख्य फोकस से आ रही थी और समांतर होकर वापस जा रही थी। ठीक है, ये 2 नियम है। इसके बाद में 2 नियम और है, वो अपन देखेंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अपन। तीसरा नियम ये कहता है कि वक्रता केंद्र C से होकर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में लौट जाती है। कहने का मतलब क्या है कि ये है वक्रता केंद्र से। अब अपन कहाँ से लाएंगे प्रकाश की किरणें? इस वक्रता केंद्र से। ठीक है, एक नीचे से लाते हैं और एक ऊपर से लाते हैं। वक्रता केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश की किरणें यहाँ परावर्तित होती है और पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। यानी जिस दिशा से आ रही थी वापस उसी दिशा में लौट जाती है। ठीक है, ये अवतल दर्पण के लिए था। अवतल दर्पण की बात करें अपन तो यहाँ से लाएंगे अपन वक्रता केंद्र से। ठीक है, ये आ रही है प्रकाश की किरण, दर्पण से टकराकर पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। एक किरण यहाँ से आती है, ऐसा लगता है कि C से होकर आ रही है। ठीक है, कि आगे काल्पनिक रूप से माना गया है इसको, तो अपन यहाँ से ऐसे बोलते हैं कि उत्तल दर्पण के लिए वक्रता केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तित होकर पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। तो ये वक्रता केंद्र के लिए, दोनों दर्पण के लिए जो नियम था वो। अगला नियम क्या कहता है कि दर्पण के ध्रुव P पर आपतित प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात उसी कोण के साथ लौट जाती है। देखिए, अब की बार अपन कहाँ लाएंगे? P पर लाते हैं। ठीक है, तो P पर जो प्रकाश की किरण आ रही है, ये जिस कोण के साथ आ रही है उसी कोण के साथ वापस लौट जाती है। तो ये अपना परावर्तन का नियम था। ठीक है, ये मान लो आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण, दोनों कोण का मान हमेशा बराबर होता है। ठीक है, तो ध्रुव पर जब प्रकाश की किरणें आती है वो उसी कोण के साथ लौट जाती है। यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, ध्रुव पर आ रही है जिस कोण के साथ, उसी कोण के साथ लौट जाती है। ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण, दोनों का मान हमेशा बराबर होता है। परावर्तन के दूसरे नियम में हमने पढ़ा था। तो ये थी कुछ 4 जो प्रतिबिंब निर्माण की जो नियम थे, ये चारों नियम। ठीक है, जब अपन प्रतिबिंब बनाएंगे आरेख के द्वारा तो इनमें से कोई 2 किरण अपन को बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही।